वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस आज मेरी जो क्लास का टॉपिक है बेटा वो लिवरेज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है ये। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में समझाया था। होप है कि वो पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको कोई उसमें डाउट नहीं होगा और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। ठीक है, चलो अपनी नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है लिवरेज। ठीक है, आप लोग मेरे साथ में नोट डाउन कर लेना लिवरेज। देखो लिवरेज होता क्या है, पहले मैं आपको ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा, आपको जैसे मालूम है कोई भी जब बिजनेस एंटिटी होती है, ठीक है, अब बिजनेस एंटिटी है तो वो कहीं से फंड रेज करती है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए उसको फंड की जरूरत होती है। तो जो फंड रेज करेगी या तो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड रेज करेगी, या फिर डिबेंचर्स के थ्रू भी फंड रेज करती है ना, डिबेंचर्स इशू करेगी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करेगी, या फिर कहीं और से डिबेंचर्स के अलावा कहीं और से लोन ले लेगी, है ना। तो इस तरीके से वो फंड रेज करती है। अब जब वो फंड रेज करती है जैसे डिबेंचर्स के थ्रू, जब वो फंड रेज करेगी तो डिबेंचर्स पर ऑब्वियसली वो उनको डिबेंचर होल्डर्स को क्या देगी, इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी, है ना। इसी तरीके से मान लिया अब उस बिजनेस एंटिटी ने मान लिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर से फंड रेज किया, तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट पर क्या देगी, वो डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इस इन द सेम वे यदि वो लोन लेती है बैंक से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो उस लोन के अगेंस्ट में भी उसको उनको क्या देगी, वो इंटरेस्ट देगी, है ना, जो कि फिक्स्ड रेट पर होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, जो डेप्ट डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी फिक्स्ड होता है, लोन पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी फिक्स्ड ही होगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पर भी जो डिविडेंड होता है वो भी फिक्स्ड होता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर को जो पैसा जाता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। यानी ये फिक्स नहीं होता, जब बिजनेस एंटिटी को जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जनरली मतलब ये वाला फिक्स नहीं होगा डिविडेंड जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमने कि हमने ये समझ लिया कि बिजनेस एंटिटी इस तरीके से फंड रेज कर सकती है। अच्छा, अब जब वो उसने मान ली बिजनेस एंटिटी ने जो भी फंड रेज किया, अब उसको कहीं ना कहीं वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। करेगी ना भाई, देखो इन्वेस्टमेंट तो करना जरूरी है ना। आज उसने कहीं से फंड रेज किया तो अपने पास थोड़ी उठा के रखेगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी। ठीक है कि यानी जिस प्रोजेक्ट में से जो उसको रिटर्न मिले, यानी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगी कि उस प्रोजेक्ट से उसको ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिले रे। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। यानी जो वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी ऐसे प्रोजेक्ट में जिससे कि उसको रिटर्न सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि जब तो उसको प्रॉफिट होगा ना। तो आज की क्लास का बेटा मैंने जैसे टॉपिक बताया कि हमारी क्लास का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लिवरेज। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि लिवरेज का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, थोड़ा सा मन में आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम लिवरेज क्या है। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस एंटिटी फंड रेज करती है, अब फंड रेज करती है तो वो उसके बदले में इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड वगैरह समथिंग उन डिबेंचर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो क्या इन एक्सपेंडिचर की वजह से, यानी जो इंटरेस्ट है, फिक्स डिविडेंड है ना, या फिर ये सब जो चीजें वो दे रही है, इसकी वजह से क्या बिजनेस एंटिटी को कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो यही इसको हम कहते हैं लिवरेज। देखो इसको लिख लो यहाँ पर, लिवरेज का मतलब क्या है। यहाँ से थोड़ा सा मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने आपको लिखा था। हम यहाँ पर अब इसको लिख लेते हैं। देखो लिवरेज का मतलब क्या है, बेनिफिट और लॉस। लिख लो आप लोग मेरे साथ में, बेनिफिट और लॉस, बेनिफिट या फिर लॉस ऑन प्रॉफिट। यानी अभी जो बिजनेस एंटिटी जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है, यानी इंटरेस्ट जो दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो फिक्स रेट में डिविडेंड वगैरह दे रही है, इसके अलावा वो कुछ और एक्सपेंडिचर भी करती है। जैसे कि कुछ उसके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि रेंट वो देती है बिजनेस एंटिटी, या फिर मैनेजर की सैलरी वगैरह देती है ना, या फिर जैसे जो असेट्स का यूज कर रही है उन पर डेप्रिसिएशन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो उन एक्सपेंडिचर की वजह से भी क्या उसको कुछ बेनिफिट होता है या हमेशा लॉस ही होता है, तो वही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, लिख लो अभी, पहले अभी समझाती हूँ। लेवरेज लिखो यानी बेनिफिट और लॉस ऑन प्रॉफिट, यानी उस प्रॉफिट पर
बिकॉज ऑफ involvement of some expenses, involvement of some expenses। ठीक है बेटा, मेरे साथ में लिखते जाओ। अब सम एक्सपेंसेस कौन से, जो भैया मैंने अभी आपको बात की है, यानी ये जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, यानी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है हमारी, दो टाइप की हो सकती है, है ना। तो इनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सम एक्सपेंसेस ये कौन से हो सकते हैं, यानी जो बिजनेस एंटिटी करती है, इन एक्सपेंसेस की वजह से बिजनेस एंटिटी को कुछ बेनिफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट पर, यानी उसके प्रॉफिट पर असर होगा, प्रॉफिट पर असर होगा। यदि अच्छा असर हो तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यानी उसका बेनिफिट होगा इन एक्सपेंडिचर की वजह से, या फिर उसका प्रॉफिट कम भी हो सकता है, यानी वो लॉस में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो सम एक्सपेंडिचर कौन से, देखो एक तो होते हैं डे टू डे एक्टिविटी के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज, एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरा हम बोलते हैं यहाँ पे इसको फाइनेंशियल, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। अब डे टू डे फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो वो फंड रेज करती है, तो उसके बदले में उसको फिक्स रेट में इंटरेस्ट देना होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है, तो वही चीजें है ना। तो इसमें फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट में हम लिख लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हो सकता है कि भैया बैंक से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट दे रही है ना, या फिर जो है डिविडेंड वो दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो दे रही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रही है। ठीक है, तो इन सबके एक्सपेंडिचर की वजह से, इन सबके एक्सपेंडिचर की वजह से उस बिजनेस एंटिटी के प्रॉफिट पर जो इफेक्ट आता है, ठीक है, इन एक्सपेंडिचर की वजह से उस बिजनेस एंटिटी का प्रॉफिट पर बेनिफिट भी हो सकता है, यानी प्रॉफिट इंक्रीज भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज। इसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज। क्लियर। अब देखो एक और दूसरा देखो, अभी मैंने आपको बताया कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे फिक्स्ड मतलब खर्चे करने होते हैं बिजनेस एंटिटी को। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है कौन कौन से हो गए, जैसे रेंट, मान लिया रेंट पर लिया तो रेंट तो ये देना ही होगा, चाहे बिजनेस चले या नहीं चले, है ना। इसी तरीके से मैनेजर की सैलरी हो गया, भैया बिजनेस एंटिटी ने कोई मैनेजर रखा हुआ है तो उसकी सैलरी हो गई। ठीक है, वो भी फिक्स जाएगी चाहे बिजनेस एंटिटी का काम हो या नहीं हो। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन, है ना, सेट्स की वैल्यू तो कम होगी ही होगी, तो एटसेट्रा में लिख देते हैं यहाँ पे एटसेट्रा। तो ये जो बिजनेस एंटिटी जो एक्सपेंडिचर कर रही है, इन एक्सपेंडिचर की वजह से, क्यों कर रही है वो, भैया प्रॉफिट अर्न करने के लिए, भैया ये एक्सपेंडिचर इसलिए तो कर रही है ना। अब क्या हमेशा इन एक्सपेंडिचर की वजह से बिजनेस एंटिटी का प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा, प्रॉफिट ही होगा उसको, जरूरी तो नहीं है ना भाई, बेनिफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, या फिर उसको लॉस भी हो सकता है, कि उसकी सेल ही ना हो रही हो, है ना, तो लॉस भी हो सकता है। तो यदि ये जो डे टू डे एक्टिविटीज है, इन फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से बिजनेस एंटिटी के प्रॉफिट पर जो असर होता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लो। क्लियर। देखो अभी तक क्या बताइए हमने, यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी टू टाइप की एक्सपेंडिचर करती है, एक तो डे टू डे एक्टिविटीज भी, यानी फिक्स टाइप के, जैसे रेंट हो गया, मैनेजर की सैलरी होगी, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। अब इन एक्सपेंडिचर की वजह से बिजनेस एंटिटी के प्रॉफिट पर जो भी असर हो रहा है भैया, ठीक है, प्रॉफिट या तो बढ़ेगा भैया, प्रॉफिट होगा उसका, या फिर वो लॉस में भी जा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हो सकता है बिजनेस एंटिटी कहीं और से फंड रेज करे, अब फंड रेज करे, डिबेंचर होल्डर से फंड रेज करे तो उनको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी फिक्स रेट पर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा रेज करिए तो उनको क्या देगी, डिविडेंड देगी। तो उस इंटरेस्ट और डिविडेंड की वजह से भी उसके प्रॉफिट पर जो असर आएगा, यानी प्रॉफिट बढ़ भी सकता है या फिर वो लॉस में भी जा सकते, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, है ना, ये तो क्लियर ही हो गया, मैं एज्यूम करती हूँ। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ।
एक और चीज यहाँ पे समझना, मैंने ये तो बताई आपको, ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज। जो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट के एक्सपेंडिचर की वजह से जो प्रॉफिट पर असर होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। अच्छा, यदि हम इन दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट देखें, यानी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उनका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर का भी, और दूसरा जो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट लग रही है, यानी जो हम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं उन एक्सपेंडिचर की वजह से, इन दोनों एक्सपेंडिचर की वजह से हमारे प्रॉफिट पर जो असर आ रहा है उसको हम बोलेंगे कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज कंबाइंड लिवरेज। ठीक है, यानी कंबाइंड लिवरेज किसका, ऑफ बोथ। बोथ कौन से हो गए यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब देखो भैया, अब एक चीज देखो, अभी तक तो हमने ये बात कर ली, ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज अब ये देखना, जैसे अभी तक आप लोग प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस एंटिटी होती है तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है फाइंड आउट करने के लिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ है ना, बनाती है ना। तो यहाँ इस वाले चैप्टर में हम उसकी क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। माने कोई भी एक कंपनी है उसकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। कैसे, देखो मेरे साथ में लिख लो, आप भी बना लो इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले तो लिखो सेल्स, यानी उस बिजनेस एंटिटी की कितनी सेल्स हुई है। ठीक है, यानी उसको कितना कस्टमर से मिला है। अब उसमें से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, मैं शॉर्ट में इसको बीसी लिख देती हूँ। जनरली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है बेटा, ये चेंज होती रहती है। जितना भी बिजनेस एंटिटी प्रोडक्शन करती है उसी के बेस पर ही उसी पर ही डिपेंड करती है। भैया बिजनेस एंटिटी ज्यादा प्रोडक्शन करी तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, कम प्रोडक्शन करी तो कम वेरिएबल कॉस्ट होगी, है ना। तो जनरली अच्छा, सेल्स भी वही यूनिट्स पर डिपेंड करती है, कितनी सेल्स हुई है। तो हम जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं कि यानी कितनी सेल पर उस बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट हुआ है। तो जनरली तुम्हें सेल प्राइस दी हुई होगी, सेल्स हम कैसे निकालेंगे भैया, तो ये तो तुम्हें मालूम ही है, जितनी भी हमारी यूनिट सोल्ड हुई है उनको मल्टीप्लाई कर लो सेलिंग प्राइस से। ठीक है, अच्छा ये जो वीसी है यानी वेरिएबल कॉस्ट जनरली वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी डिपेंड करती है कि जितना हमने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, जितने हमने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनको पर यूनिट के जो भी उनकी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करने पर। लेकिन कई बार वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेल्स की बेस पर दी हुई होती है कि जितनी सेल्स है उसका 10% या 60% वेरिएबल कॉस्ट है। तो जो भी तुम्हारी सेल वैल्यू है, मान ली परसेंटेज दी हुई है सेल्स पर, तो उतना ही सेल्स वैल्यू का वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट तुम फाइंड आउट कर लेना। ये हमारी हो गई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम जब माइनस करेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भैया कौन से, फिक्स्ड कॉस्ट कौन से, जो अभी हमने ये डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बात की है, यानी रेंट, मैनेजर सैलरी और डेप्रिसिएशन, यानी जो ऑपरेटिंग लिवरेज का हम जिससे रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हम यहाँ से माइनस करेंगे, जो भी फिक्स्ड है बिजनेस एंटिटी के। अब कंट्रीब्यूशन में से ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद में जो हमारी अमाउंट आती है उसको हम बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो भी अर्निंग्स हो रही है, अभी तक उसने इंटरेस्ट नहीं दिया है ना ही टैक्स दिया है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी है वो हमारी निकल के आ गई। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कौन सा भैया, वही जो मैंने अभी बताया, ये वाला इंटरेस्ट। ठीक है, यानी जो वो बिजनेस एंटिटी ने बैंक से लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट दे रही है, या फिर बिजनेस एंटिटी ने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं उन पर जो फिक्स रेट पर इंटरेस्ट दे रही है, वो वाला इंटरेस्ट हम यहाँ से माइनस करेंगे। क्लियर। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है,
दिस विल बी कॉल्ड एज अर्निंग्स बिफोर टैक्स। क्लियर? अच्छा, अब हो सकता है भैया उस बिजनेस एंटिटी पे कोई टैक्स का रेट भी लग रहा होगा, है ना, टैक्स का रेट लग रहा है। अब जितना भी जो टैक्स का रेट होता है ना, जनरली बेटा परसेंटेज में तुम्हें दिया हुआ होगा 40%, 50% या 20%, 30%। तो जो भी टैक्स का रेट दिया हुआ है उस ईबीटी पे, यानी क्योंकि ये अर्निंग है तुम्हारी, अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो मान ली 40% दिया हुआ है टैक्स का रेट, तो ये जो तुम्हारा अर्निंग्स है बिफोर टैक्स, इसका 40% ले लो। ठीक है, मान ले, देखो सपोज करो ये टैक्स का रेट कितना है, 40% है, तो यहाँ पर जो भी तुम्हारी अमाउंट आ रही है अर्निंग बिफोर टैक्स की, उसका 40% निकालो और टैक्स के आगे लिखो, यानी उस बिजनेस एंटिटी को उतना ही टैक्स की अमाउंट देनी होगी। ठीक है, तो हमेशा हम जो ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड लिख लो इसके यहाँ पे, कैलकुलेटेड ऑन ईबीटी, हम इसको ईबीटी पे कैलकुलेट करते हैं। अब ईबीटी में से टैक्स माइनस करने माइनस करने के बाद में जो आएगा बेटा हमारा इसको हम बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर हम इसको मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स कि टैक्स देने के बाद में हमारी ये अर्निंग्स है, तो लिख लो यहाँ पे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखो कंपनी यहाँ पर या कोई भी बिजनेस एंटिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है फिक्स रेट पर, तो वो डिविडेंड भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड यानी कौन सा, जो कि टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया डिविडेंड, वो माइनस करने के बाद में जो अर्निंग्स आएगी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अर्निंग्स या फिर फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर यानी ये जो फंड है, ये जो अर्निंग्स है, ये किन शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, अब ये सारा समझो, ये जितना भी फंड बचेगा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मान लिया ये जितने भी जो फंड है सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा, है ना। अब तो यदि मैं इस पूरे फंड को डिवाइड कर दूं, ये जो पूरा फंड है ना जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो इस पूरे फंड को जब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देती हूँ, तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा, वो अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर अर्निंग, एक इक्विटी शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं ईपीएस। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, जब मैं ये इक्विटी शेयर होल्डर को फंड को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करती हूँ। तो अब कई बार क्वेश्चन में बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिए, भैया ऐसा हो जाता है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिए, तो उस वाले केस में बेटा घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो स्टूडेंट तुम घबरा जाते हो कि कैसे निकाले, तो इजी है। जो भी तुम्हारे इसको यदि नहीं दिया है, तो जो भी तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है, उस वैल्यू को डिवाइड कर दो, ठीक है, प्राइस पर शेयर, यानी जो भी इक्विटी का प्राइस है पर शेयर, उससे डिवाइड कर दो, तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, यानी तुम्हारी ईपीएस आ जाएगी। चलो यहां तक तो हो गई हमारी बात। ठीक है, अब मेन उस पर आ जाओ, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है आज की क्लास का, हमारा मेन पर्पस है पढ़ने का कि लिवरेज, यानी हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमने अभी ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट की बात की है, फिक्स्ड कॉस्ट ये वाली, ठीक है, या फिर हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फाइनेंशियल यानी इंटरेस्ट टाइप के, इन खर्चों की वजह से क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, हमारे उस प्रॉफिट पर कितना असर हो रहा है, तो इसी को तो हम लीवरेज कहते हैं ना। तो यही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो मैंने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है, एक बिजनेस एंटिटी की बनाई है, ठीक है, एक ही बिजनेस एंटिटी की इनकम स्टेटमेंट है। मैं यदि यहाँ पर वैल्यू लिखती हूँ तो वो एक ही बिजनेस एंटिटी की है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं एक ही बिजनेस एंटिटी की, 2 साल की भी बना लेते हैं, 1 साल की और फिर दूसरे साल की।
फिर उसमें डिफरेंशिएट करके देखते हैं, यानी पिछले साल इस बिजनेस एंटिटी को इतनी ईवीआईटी थी, इतनी ईबीटी थी, और इस साल कितना डिफरेंस हुआ है, तो इस तरीके से भी निकाल लेते हैं। या फिर हम दो बिजनेस एंटिटी की इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, फिर उसमें डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने एक सिंगल उसकी बताई है इनकम स्टेटमेंट की। चलो अब आ गया, जो देखो एक थोड़ा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, तभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बना दी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर एक वैल्यू रख लेते हैं। मान लिया फर्स्ट ईयर है या पिछला प्रीसीडिंग ईयर था, यहाँ पर किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो पिछले साल की जो सेल्स थी वो थी यहाँ पर ₹2 लाख। ठीक है, थोड़ा सा इमेजनरी फिगर रख लेते हैं। और जो ये बीसी है बेटा, बीसी हमें यहाँ पर दी गई है, बीसी हमें दी गई है यहाँ पर @ऑफ 40%। ठीक है, @40%। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बीसी 40% दिए, तो वो हम सेल्स पर कंसीडर करते हैं। तो 40% का मतलब हो गया यानी 2 लाख का, 2 लाख लिया ना हमने, 2 लाख का 40%। तो बेटा ले लो यहाँ पे 2 लाख का 40%। ठीक है, 2 लाख का 40% कितना हो गया यहाँ पर 80,000। इसमें से हमने माइनस किया तो कितना आ गया 1,20,000। ये हमारा क्या हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी गिवन है। अब मैं इसको जो जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, मैं गिवन वाली थोड़ा सा रेड कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि कौन कौन से फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर गिवन है। ये है यहाँ पर ₹60,000। ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट भी हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये कितना है यहाँ पे 12%। और जो हमारे डिबेंचर्स है ना बेटा, डिबेंचर्स हमारे कितने दिए गए हैं ₹1 लाख के दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा अब आ जाओ, देखो चलो हमने यहाँ पे माना कि फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है 60,000, ये तो हमें दिया ही हुआ है। 60,000 माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आई है वो कितनी है हमारी 60,000, यानी ये हमारी क्या है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है बेटा, आप उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अपना इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कौन सा, यानी जो हम 1 लाख डिबेंचर्स पे @12% दे रहे, तो ये हमने 12,000 यहाँ से माइनस कर दिया। तो ये हमारी ईबीटी कितनी हो गई यहाँ पे बेटा 48,000। ठीक है 48,000। अब जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे @40%, वो किस पर कैलकुलेट करेंगे 48,000 का। ठीक है, तो 48,000 का 40% यदि मैं निकालती हूँ तो दैट विल बी 19,200। आप लोग कैलकुलेटर का यूज करना। ठीक है, 48,000 में से 19,200 माइनस हुआ तो दैट विल बी 28,800। ठीक है, अच्छा डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर हमें गिवन ही नहीं है कुछ, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे 0। इसके अलावा अब ये जो जितनी भी अमाउंट आई है 28,800 रुपीज, यानी ये क्या है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फंड अवेलेबल है। अच्छा सपोज करो ये जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो भी दिए हुए हैं यहाँ पर कितने 10,000। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ गिवन। अब देखो ईपीएस यदि मैं निकालती हूँ तो सिंपल अब मैं क्या करूंगी भैया 28,800 को मैं डिवाइड करूंगी 10,000 से, तो ये मेरी ईपीएस आ जाएगी यहाँ पे 2.88 रुपीज। ठीक है, सिंपल सिंपल है ना। एक साल की हम पिछले साल की हमने निकाली, यानी हमारा फर्स्ट ईयर यानी प्रीसीडिंग ईयर की हमारी ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद देखो, अब मैं करंट ईयर की निकाल रही हूँ, ये मेरा हो गया प्रीसीडिंग ईयर। अब फिर मैं करंट ईयर की, भैया हो सकता है करंट ईयर में मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट में तो चेंज हो ही रहा होगा ना, जरूरी थोड़ी कि सेम जो सेल्स मेरी पिछले साल हुई है इस साल भी वही होगी। अब हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारी ये सब हम इमेजिंग फिगर करके ही मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। करंट ईयर में यदि हमारी सेल्स है वो कितनी है ₹2,20,000। ठीक है, तो मैं इसको रेड पेन से हाईलाइट कर देती हूँ, यानी ये हमें गिवन है 2,20,000, ये गिवन है। ओके, अब देखो अब वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा 40% है। ठीक है, तो इसका 40% हो गया यहाँ पर 88,000। कितना हुआ यहाँ पर, अब ये हो गया हमारा 1,32,000। फिक्स कॉस्ट की सेम ही होती है, तो 60,000 है, तो इस साल भी हमारी 60,000। इसमें से हमने माइनस किया तो भैया कितना हुआ यहाँ पे 72,000। अब हम यहाँ पे एज्यूम करें कि हमारे डिबेंचर्स भी वही अगले साल ही, जितने प्रीवियस ईयर में जैसे 1 लाख थे तो इस साल पे हमारे 1 लाख है।
तो 1 लाख का 12% हमने लिया तो 12,000। अब हमारी ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी हो गई यहाँ पे 60,000। ठीक है, अब 60,000, अब जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे इस पर करेंगे, ईबीटी पर इस साल, तो 40% यानी कितना हो गया यहाँ पे 24,000। अब इसमें से माइनस कर दो, कितना हो गया 36,000। ये हो गया हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब डिविडेंड तो हमारा जीरो है भैया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं, तो यानी ये जो फंड बचा है 36,000 का, वो किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे ₹3.6। ये क्या हो गया हमारी अर्निंग पर शेयर। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी अर्निंग पर शेयर। इसको हम बोलेंगे ओके, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो, अब यदि मैं आपसे बात करूं भैया कि आप सोचेंगे मैम चलो ठीक है, ये हमारा पिछले साल का ही हमारी करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट और इन इंटरेस्ट की वजह से हमारे प्रॉफिट पर क्या असर हो रहा है भैया, इसमें तो कुछ नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा है ना। तो वही चीज मैं आपको अब बता रही हूँ। देखो, अब हमें करना क्या है, ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन, अब हम क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे। चेंज यानी हमारा कितना ये अमाउंट में चेंज आ, यानी पिछले साल मेरी 2 लाख थी, साल 2,20,000, तो डिफरेंस कितना मेरा 20,000, है ना, ये तो डिफरेंस है। अब इसमें कितना चेंज है वेरिएबल कॉस्ट में 8,000 का, यहाँ कितने का चेंज हो गया 12,000 का, यहाँ पर कितना चेंज है जीरो। ठीक है, और यहाँ कितना चेंज है 12,000। सेम यहाँ पर भैया इंटरेस्ट मेरा सेम है जीरो, और यहाँ पर कितने का चेंज है 12,000। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना चेंज है यदि मैं देखूं तो 4,800 का। अब यहाँ पर इस जगह पर यदि मैं देखूं तो यहाँ पर कितने का चेंज है 7,200 का, ये जीरो, और यहाँ पर भी मेरा चेंज 7,200 का, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे वही है तो जीरो, और यहाँ पर यदि मैं चेंज देखती हूँ तो भैया 3.6 में से 2.88 माइनस करती हूँ तो दैट विल बी 0.72। ठीक है, इतने रुपीज का मेरा डिफरेंस चेंज हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज चेंज, यानी मेरा जो ये चेंज हुआ है ना, ये डेल्टा का साइन लगाया बेटा, मेरा डेल्टा का साइन लगाया है, यानी कितना चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज कितना हुआ है, तो परसेंटेज में मुझे उसे कन्वर्ट करना होगा, यानी मेरा कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब बेटा जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं ना तो लिख लेना इसको, सबसे पहले तो जब भी हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो चेंज जो भी हुआ है अपॉन करेंगे बेस ईयर की फिगर। ठीक है, बेस ईयर की फिगर, यानी जो चेंज हुआ है 20,000, और बेस ईयर कौन सा है हमारा 2 लाख, ये वाला जो पहले प्रीवियस ईयर का है। 20,000 को डिवाइड करेंगे 2 लाख से और इंटू 100 करेंगे, तो इस तरीके से हम लगाएंगे यहाँ पे। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, तो मेरी यहाँ पे फिगर कितनी परसेंटेज आ जाती है 10%, यानी मेरा 10% का चेंज हुआ है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में कैसे, 8,000 को डिवाइड करेंगे 80,000 से। ठीक है, 80,000 से डिवाइड करा इंटू 100 किया, छोटा छोटा मैं इसलिए लिख रही हूँ, नहीं तो भैया खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पर, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद देखो 12,000 को डिवाइड करेंगे 1,20,000 से, इंटू 100 करो तो कितना आता है, यहाँ पर भी 10% आएगा। अब मैं बस ऐसे ही लिख देती हूँ। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे चेंज कितना है 0/60,000, तो भैया 0% हुआ है। तो अब इसमें देखो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है 12,000 का, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है यहाँ पर 12,000 अपॉन 60,000। भैया निकाल लो, इसमें 60,000 ही है ना हमारा यहाँ पर, जो निकाल लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो चेंज आ गया यहाँ पे 20% का, फिर यहाँ पर तो जीरो ही आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ ये 12,000 अपॉन 48,000, तो इसको यदि मैं निकालती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 25%। ठीक है, और 4,800 को मैं डिवाइड करती हूँ 19,200 फिर इंटू 100, तो यहाँ पर भी मैं यदि निकालती हूँ तो दैट विल बी 25%। अब इसमें भी मैं निकाल लेती हूँ,
तो 7,200 को डिवाइड करते हैं 28,800 से, तो यहाँ पर भी मेरी वैल्यू आएगी 25%। ये मेरी जीरो ही आ रही है। ओके, अब इसके बाद 7,200 को डिवाइड करते हैं 28,800 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी जो मेरी वैल्यू परसेंटेज आ रही 25%, ये मेरी 0%। अब इसमें देखो यहाँ पर मेरा चेंज कितना हो रहा है 0.72 का, इसको मैं डिवाइड करूंगी 2.88 से, इंटू 100 किया, तो ये मेरी जो परसेंटेज चेंज आ रही है वो कितनी आ रही है 25%। तो इस तरीके से बेटा मैंने हर उसका चेंज में निकाल लिया, कन्वर्ट कर लिया कि यानी मेरी कितनी परसेंटेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब हम निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक फार्मूले लिख देती हूँ मेरे साथ आप लोग भी लिख लेना, हालांकि मैं आपको नोट्स वगैरह दे दूंगी, ये सारे ऐप पर ही मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, फर्स्ट यानी हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज की डिग्री कितनी है। ऑपरेटिंग लीवरेज किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, जैसे मैं रेंट दे रही हूँ, मैनेजर की सैलरी दे रही हूँ, डेप्रिसिएशन दे रही हूँ, समथिंग जो मेरे एक्सपेंडिचर, इनकी वजह से मेरे प्रॉफिट पर कितना असर आ रहा है, मेरे प्रॉफिट पर क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब भैया इसका फार्मूला क्या है, भैया इसका फार्मूला जो हम लगाते हैं ना बेटा, वो लगाते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इस तरीके से हम। अब देखो इसमें, अब देखो यहाँ पे EBIT में हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, EBIT में हमारा चेंज हुआ है यहाँ पे 20%, यही तो है EBIT में कितना हुआ है 20%। और सेल्स में यदि मैं देखूं तो सेल्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ 10%, तो भैया वही लिख देंगे हम 20% एंड 10%, तो भैया परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 से होते हैं 2/1। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यानी मेरी जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ये है मेरा 2/1। मतलब क्या है इसका, देखो 2/1 का मतलब क्या है कि यदि मेरी EBIT, देखो यहाँ पर क्या है, ये EBIT है और ये सेल्स है, इसका मतलब है कि यदि मेरी EBIT 2% चेंज होती है तो मेरी सेल्स कितनी चेंज होगी 1%। ठीक है, सेल्स मेरी 1% चेंज होती है तो मेरी EBIT 2% चेंज होगी, इसका मतलब तो यही होगा ना। तो लिख लो यहाँ पे, इफ सेल्स इंक्रीजेस, या चेंज हो रही है वही इंक्रीज हो रही है बाय 1%, then EBIT will increase by 2%। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब भैया अरे तुमने सेल्स का लिखा, सेल्स अब मेरी 1% चेंज हुआ तो EBIT मेरी 2% चेंज होगी, या फिर EBIT मेरी 2% चेंज होगी तो सेल्स मेरी 1% चेंज हो जाएगी, है ना, तो वाइस वर्सा। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं, देखो लिखो मेरे साथ में, कंक्लूजन भैया। अच्छा, एक चीज मेरे साथ में नोट डाउन करते रहना, बाकी इसके नोट्स में ऐप पर, मैंने जैसे बताया कि ऐप पर डाउनलोड अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें लिखो यहाँ पर वी कैन फाइंड ये क्या हो गया, वी कैन फाइंड लेवल ऑफ EBIT if sales is given, भैया देखो हम फार्मूले में क्या कह रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो भैया यदि EBIT का लेवल दिया होगा, ठीक है, हम EBIT का लेवल तो तभी फाइंड आउट कर सकते हैं ना जब सेल्स दी हुई होगी और ये दिया हुआ होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज दिया होगा। भैया देखो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज होता है।
यदि मैं हमें ये ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है 2/1 और साथ में सेल्स भी दी हुई है, तभी तो हम ईबीआईटी निकालेंगे, या ईबीआईटी दी हुई है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हो तब हम सेल्स निकालेंगे, या परसेंटेज चेंज इन पर ईबीआईटी दिया है या सेल्स दिया है तो तब हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो वी कैन फाइंड लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ सेल्स इज गिवन, ठीक है, या फिर वी कैन फाइंड level of sales if EBIT is given, यदि EBIT given है, ठीक है, EBIT is given with the help of operating leverage, with the help of operating leverage, शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, एक चीज एग्जांपल समझ लो, अभी एक एग्जांपल मैं इसी को कंटिन्यू करके लिख देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 यहां लिख लो, इफ सेल्स कितनी है यहाँ पर, ₹3 लाख, ठीक है, फाइंड EBIT with the help of degree of operating leverage इन अबव केस, यानी जो मैंने अभी ऊपर केस की बात की है ना, उसी केस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस अबव केस में यदि हम हमें सेल्स, जैसे मैंने बताया ना कि आपको पहले हमारी सेल्स कितनी थी 2 लाख और अब कितनी होगी 2,20,000, तो अब हमारे इस केस में सेल्स अब 2,20,000 नहीं बेटा, 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख है। तो अब हमें ईबीआईटी फाइंड आउट करना है, फाइंड ईबीआईटी विद द हेल्प ऑफ, यानी देखो ये तो बेस ईयर की तो मेरी सेम ही है, अब करंट ईयर की जो मेरी 2,20,000 थी, हम यहाँ पे कह रहे हैं करंट ईयर की 2,20,000 नहीं है बल्कि 3 लाख है। यदि ये 3 लाख है तो ये तुम्हें ईबीआईटी फाइंड आउट करनी है कि ये ईबीआईटी कितनी होगी। अब भैया मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज तो वही सेम होगा 2/1, ठीक है। तो अब देखो इसको करते हैं हम यहाँ पर, सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। देखो ओल्ड सेल मेरी कितनी है, ओल्ड सेल मेरी कितनी थी 2 लाख रुपीज 2 लाख, और मेरी जो न्यू सेल है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब मेरी जो न्यू सेल हो जाती है वो हो जाती है यहाँ पे ₹3 लाख, ठीक है। अब मेरी जो इंक्रीज हुई है सेल्स में, इंक्रीज इन सेल्स, कितना सेल्स में इंक्रीज हुआ है ₹1 लाख का, यदि मैं डिफरेंस निकालू तो ₹1 लाख का, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज चेंज में मुझे निकालना होगा, मैंने आपको बताया था ना परसेंटेज चेंज इन सेल्स, वो भी निकालूंगी भैया, कितना, अब सेल्स में कैसे निकालूंगी, जो मेरा चेंज हुआ है, जो मेरी इंक्रीज हुई है, यानी 1 लाख को मैं डिवाइड करूंगी 2 लाख से, ठीक है, 2 लाख से इंटू 100, तो दैट विल बी 50%, ये मेरा आ गया 50%। सेल्स का पता चल गया तो भैया मैं ईबीआईटी का भी परसेंटेज चेंज निकालूंगी, फार्मूला लगाएंगे हम। देखो फार्मूला यदि मैं क्या लगाऊं, देखो मेरा फार्मूला क्या है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। मेरा कितना था उस एग्जांपल में 2/1 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन कितनी, हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, ये फार्मूला है। तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 2/1, यहाँ मेरी सेल्स में कितनी चेंज हो रहा है 50%, या मुझे अब निकालनी है EBIT का, तो EBIT अपॉन 50%, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना यहाँ पर, तो मेरी जो आ गई यहाँ पर 100%, यानी जो मेरी परसेंटेज चेंज होगी ना बेटा EBIT में, अब मेरी जो EBIT चेंज हो जाएगी वो होगी 100%, यानी मेरी जो पहले EBIT कितनी थी यहाँ पर 60,000, तो 60,000 का मैं 100% लगाऊं तो 100% यानी 60,000 ही आएगा, तो यानी मेरी अब EBIT कितनी होगी 1,20,000, ठीक है। तो मेरी EBIT आ गई यहाँ पे 1,20,000। चलो यहाँ तक तो अब भैया चेक कर लेते हैं। आप कहोगे ना कि मैम हम कैसे जाने, देखो यानी इक्वल्स टू, यानी 100% का मतलब हो गया 60,000 का 100% कितना हो गया 60,000, तो अब जो न्यू EBIT होगी
न्यू EBIT will be 60,000 plus 60,000 equals to 1,20,000, हम ये कह रहे हैं। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं इसको। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं चेक करने के लिए। टू चेक हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, सिंपल सा बनाते हैं जल्दी से फटाफट। देखो सेल्स मेरी कितनी है यहाँ पे, अब न्यू सेल्स की हम बात करें 3 लाख। मेरी जो VC है वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, 40% थी, तो 1,20,000। ये मेरा कितना हो गया, 1,80,000। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। और मेरा फिर उसके बाद यहाँ पर क्या जा रही थी, फिक्स्ड कॉस्ट जा रही थी, वो मेरी फिक्स्ड थी। ठीक है, कितनी, 60,000। 60,000 मैंने माइनस किया यहाँ पर, ये मेरी आ गई यहाँ पे 1,20,000। ये क्या है मेरी EBIT। EBIT तो है, तो इसका मतलब हैज प्रूव, यानी मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, कि मेरी जो EBIT है वो 1,20,000 होगी। अच्छा, अब एक काम और करो, एक चीज, एक एग्जांपल और कराती हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लो। एग्जांपल नंबर 2, इफ टारगेट, इफ टारगेट लिखा है, टारगेट EBIT, EBIT इज ₹1,00,000। यदि हमारा टारगेट कितना है, कि हमारा टारगेट है कि हमारी जो EBIT होनी चाहिए ना बेटा न्यू, वो हमारी 1,00,000 होनी चाहिए चेंज होने के बाद में। हमारा हमने ये टारगेट रखा है ₹1,00,000। तो हमें क्या करना है, फाइंड अमाउंट ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए अब, फॉर गिवन गिवन EBIT, यानी जो हम अपनी इस EBIT सोच रहे हैं ना, हमारी EBIT 1,00,000 होनी चाहिए, तो इसके लिए हमारी EBIT के लिए कितनी सेल्स होनी चाहिए, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब निकालेंगे कैसे, बाय यूजिंग, निकालो फाइंड अमाउंट से फॉर गिवन EBIT बाय यूजिंग ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग वही मतलब इन द अबव इलस्ट्रेशन, जो हमारा अभी ऊपर की इंफॉर्मेशन जो है ना इलस्ट्रेशन, उसी को कंटिन्यू करके इलस्ट्रेशन। तो यानी अब फार्मूला लगा लो भैया, हमारा फार्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हमारा है, इक्वल्स टू, जी वैल्यू रख लो, परसेंटेज चेंज इन EBIT हम कितनी कह रहे हैं यहाँ पे, 1,00,000 होना चाहिए, 1,00,000। तो इसका मतलब कितना चेंज हुआ है परसेंट में, भैया परसेंट में तो अभी तो हम निकालेंगे इसको वैल्यू, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं भैया, ये हम कैसे निकालें, ये हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन EBIT। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट 1, तो यही लिख लेते हैं हम यहाँ पे वर्किंग नोट 1। पहले मेरी कितनी थी, पहले मेरी कितनी थी EBIT, हम देख लेते हैं भैया, भूल गए। EBIT 60,000 थी, और अब हमारी कितनी होनी चाहिए, 1,00,000। तो 40,000 थी पहले, नहीं वो सॉरी 60,000 थी और 1,00,000 चाहिए। पहले 60,000 थी और अब कितनी चाहिए, 1,00,000। तो कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पर, जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 40,000 का। ठीक है, तो हमारी जो ये यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 40,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, ऐसे करके निकालेंगे। तो हमारी EBIT का परसेंटेज चेंज है 66.67%, तो इसको लिख देती हूँ मैं 66.67%। ऐसे सेल्स का निकालो, सेल्स का हमें पता नहीं तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, सेल्स इक्वल्स टू कितना है, 2/1। यही तो थे हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू 2 इक्वल्स टू 66.67%। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 66.67% अपॉन 2, तो कितना गया 3,333, है ना, 3, बस लिख दो इस तरीके से, इतना हमारा सेल्स, इतनी परसेंटेज चेंज होनी चाहिए सेल्स में।
ठीक है, इतना परसेंटेज चेंज होना चाहिए सेल्स में, तो हमारी ईबीआईटी 1 लाख हो जाएगी। अब देखो इसको प्रूव कर लेते हैं। आप कहोगे ना मैम वेरीफाई तो करो, देखो वेरीफाई कर लेते हैं हम इसको। सेल्स हमारी यहाँ पे कितनी थी पहले, 2 लाख, ठीक है, उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, 40% था तो 80,000 मैंने माइनस किया, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे 1,20,000, ठीक है, दिस द कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की अपनी, जल्दी से लिख देते हैं हम 60,000, तो यहाँ पर मेरी आ गई यहाँ पे 60,000, ये मेरी ईवीआईटी थी पहले, ठीक है, ईवीआईटी। अब न्यू, भैया न्यू उसमें आ रहे हैं हम, न्यू में, नए में हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारी जो ईवीआईटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख, ये हमें हम मान रहे हैं। तो भैया फिक्स्ड कॉस्ट तो वही होंगे, 60,000 ही होंगे ना, और अब कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी 1 लाख में 60,000 प्लस करने के बाद में ये मेरी अमाउंट होनी चाहिए 1,60,000, ठीक है। अब देखो इसमें भैया जी, अब देखो यहाँ पर 1,60,000, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कितनी अमाउंट आएगी, देखो ये है कितनी मेरी, ये मेरी कोई अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है तो उसका 40% ये है, 40% है ना, तो इसका मतलब ये मेरी जो अमाउंट है टोटल 100% ये हो गई, 40% ये हो गई, 140% है दोनों का टोटल, ये 100% है और ये उसका 40% है, यानी ये वाली जो अमाउंट है ये टोटल होगी 140% के इक्वल्स। तो ये वाली यदि मैं सेल्स निकालूं, ये सेल्स निकालूं यदि मैं वर्किंग नोट 2 के थ्रू, तो वर्किंग नोट 2 के थ्रू यदि मैं निकालती हूँ तो 1,60,000 मेरी कितने परसेंट के बराबर है, 140% के बराबर, तो 100% में निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं यदि कैलकुलेटर का यूज करके निकालती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 2,66,667, तो 2,66,667 वीसी, इसका 40% निकालो या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1,60,000 अपॉन 140% इंटू 40%, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर इसी का 40% निकालो, ठीक है। तो इसका 40% आता है 106,667, तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रूफ हो गया, देखो यहाँ पे हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। अच्छा अब इसमें कंक्लूजन लिख लो, एक कंक्लूजन लिखो, यहीं पे मैं लिखवा देती हूँ, कंक्लूजन लिखो भैया जी, कंक्लूजन, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी लो, विल बी लो, यानी जो हम कह रहे हैं ना 2/1, ये कम होगी, कब कम होगी, इफ लो फिक्स्ड कॉस्ट इज इन्वॉल्व, इज इन्वॉल्व, यदि फिक्स्ड कॉस्ट कम इन्वॉल्व है, सिंपल से एक चीज समझो, ये हमारा है, हम ईबीआईटी का शेष से निकाल रहे हैं, यदि हमारी ये फिक्स्ड कॉस्ट कम हुई ना बेटा, यदि ये कम है तो हमारी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ना वो कम होगी, ठीक है, वो कम होगी, इफ यदि ये फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो। अच्छा इसके अलावा एंड वाइस वर्सा, भैया फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा हुई तो हमारी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो ज्यादा होगी। अच्छा इसके अलावा यहीं पे मैं लिख देती हूँ, इफ देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड कॉस्ट, भैया हो सकता है कि कोई फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है, जीरो ही है, तो क्या हमारी कोई ऑपरेटिंग लिवरेज होगी, हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी होगी बेटा 1, देन आवर ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी 1, ठीक है, 1, हम इसको ऐसे लिखते हैं 1, क्यों भैया फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं ना, फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो फिर जब हमारी ये फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है तो फिर ईवीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दोनों में सेम ही होगा, जितनी परसेंटेज चेंज ईवीआईटी हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं, जीरो है, तो उस वाले केस में हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा 1, ठीक है बेटा। चलो अभी क्लास में यहीं तक ही रख लेती हूँ, बाकी इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझे बताना और क्वेश्चन जरूर करना, मैं अपना वो इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, पर मेरा अपलोड हो जाएगा और
तो इसको पढ़ना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस जो आपको मैंने स्टडी मैटेरियल वगैरह दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।